चलिए चलिए, आज देखते हैं हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बता दिया है। आज देखते हैं यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब सिंपल सा ही होता है कि जैसे आपने कोई लाइट यूज किया, अब उस लाइट का जिस जिस मैटर पर यूज कर रहे हैं, उस मैटर और लाइट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में जो स्टडी करता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब आप जो लाइट यूज करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो आप लाइट यूज करते हैं वो कौन सा यूज होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, आइए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जब आप लाइट का यूज कर रहे थे किसी मॉलिक्यूल में, अब वो मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एटम होंगे, और ये चीज या उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा। तो जो आप लाइट यूज करने के बाद जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा जो सैंपल दिया गया था उसमें किस टाइप के एटम है, वो मॉलिक्यूल है, उसका नेचर कैसा होगा, वो सारी चीज स्पेक्ट्रम के क्या मदद से हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो स्पेक्ट्रम आपका आ रहा है वो कैसा आता है, उसकी जो ग्राफ आपको दिखाई देती है वो किस टाइप का दिखाई देती है। तो इसमें समझाया गया है कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो प्रकार का ग्राफ होता है। जो ग्राफ होगा वो दो दो पॉइंट के मध्य में होगा। अब ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई लाइट किसी सैंपल पर डाला, अब वो लाइट जब सैंपल पर पड़ी तो सैंपल जो है उस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना इमिट कर रहा है रेडिएशन को, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और कितनी फ्रीक्वेंसी का, या जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये समझा गया है कि जो ग्राफ आती है स्पेक्ट्रम की, वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ इमिटेड रेडिएशन जो सैंपल होता है वर्सेस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बीच के होता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजाइन किया जाता है मेजर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड। अब जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसका क्या काम क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो जो आपका यहाँ स्पेक्ट्रम हमको मिला है उस स्पेक्ट्रम को रीड करता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल है मॉलिक्यूल है, यदि उस पर आपने कोई लाइट डाला, लाइट डालने के बाद यदि वह उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वो मॉलिक्यूल जो या जो सैंपल हमने लिया था वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ये कौन बताता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। ये एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कंसर्न करती है मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, अब यूवी की जो रेंज होती है, अल्ट्रावायलेट की रेंज 185 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होती है, और विजिबल की रेंज 400 से और 800 नैनोमीटर की होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यूवी का रेंज कितना होता है, तो 185 से 400 मीटर होता है, और विजिबल का रेंज 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। आईआर का यहाँ बता दिया गया 0.76 से 15 माइक्रोमीटर में होता है, जो पिछली वीडियो में हमने जो आईआर का बनाया था उसमें सब कुछ बता दिया। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक होता है, जो ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था, अब वो जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किया था उसको इमिट कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सारी चीजें जानकारी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको मिलती है। तो इस स्लाइड से आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि जो आपका ग्राफ आता है, आई जो आपका ग्राफ आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी में, वो किनके किनके बीच में आता है। तो
किसमें इनके बीच में आता है? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिटेड रेडिएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ के बीच में ग्राफ आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है यूवी का रेंज कितना होता है? तो 185 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। याद रखना यहाँ कि यूवी की जो रेंज है यहाँ पर नैनोमीटर में है, यहाँ भी नैनोमीटर में है, लेकिन आईआर की जो हम बताए थे वो सेंटीमीटर इनवर्स में है। याद रखना ये वैल्यू, ये नैनोमीटर में चल रहा है और वो सेंटीमीटर इनवर्स में था। नहीं सोचो सर 800 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तो फिंगरप्रिंट रीजन बताए थे, यहाँ तो 800 400 से 800 तो नैनो विजिबल में आ रहा है, तो ये नैनोमीटर है, वो आपका था सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ आईआर का जो दिया गया है वो माइक्रोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बन गए। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो सकती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसमें, या कि तो मुश्किल है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ही पूछ सकता है। बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो आप स्टेटमेंट यही होगा, या स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकता है अगर कोई सैंपल है आपका, वो अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब किया है, ये किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। या ये जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन निकालता है यानी इमिट करता है, वो किससे देखते हैं? तो विल्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यही इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी स्लाइड्स और कोई क्वेश्चन नहीं। इसमें देखते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। अभी आपने चर्चा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं हम अल्ट्रावायलेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानने से पहले हम जानते हैं फोटॉन्स क्या होती है और एनर्जी का किस रूप में एनर्जी होती है। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो छोटे छोटे बंडलों में, छोटे छोटे पैकेटों में होती है, और छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे पैकेटों में जो एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। और कई सारे फोटान मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक लाइन में लिखा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट रखता है डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि एनर्जी का मिनिमम यानी सबसे छोटा रूप होता है वो कौन सा होता है? फोटॉन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से इस स्लाइड से बन सकता है। अब दूसरा को, अब इसमें फोटॉन्स क्या होती है ये समस्या है, फोटॉन क्या होती है? तो फोटॉन जो है, फोटॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होते हैं फोटॉन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इस लाइन में लिखा गया है फोटॉन कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एम व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यानी ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाया गया है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये समझाया गया है कि अगर प्लेन पर देख रहे हैं, ये ग्राफ ध्यान से देखिए, तो ये वाली ग्राफ है, ये वाली और ये वाली जो इस कलर की ग्राफ है, ये प्लेन पर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बता दिया गया है। और जो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उठी हुई है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कर्व है, इनको कहा गया है कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो बी से डिनोट की जाती है। अब आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक दूसरे मतलब कैसे होते हैं? तो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट का मतलब हुआ ये दोनों वो एक कंपन करते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में कंपन करेगा तो ये वाई डायरेक्शन में करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक, ठीक है। फिर स्लाइड में देखते हैं। अब ये स्लाइड में देखिए, इसमें काफी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कैसे क्या है। देखिए इसमें ध्यान से देखिए कि एक रेडिएशन है, जैसे सूर्य से लाइट जो सन होते हैं, सन होता है, उससे जो लाइट निकलती है, उस लाइट को 7 भागों में बांटा गया। पहला कह दिया गया कॉस्मिक रे, दूसरा कहा गया गामा रे, तीसरा कहा गया एक्स रे, चौथा कहा गया अल्ट्रा वायलेट या यूवी यूवी रे कहा गया है,
और पांचवा आपका इंफ्रारेड है, छठा माइक्रोवेव है, सातवां रेडियो वेव है। अच्छा, अब इन वेव्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इस, ठीक है, वो कुल 7 प्रकार के हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो कॉस्मिक रे से जब हम रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिनको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जब हम कॉस्मोसिक कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, तब देखते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती है। जैसे अगर गामा रे की फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 20 है, तो यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, 14 है, 12 है, 8 है। आप ध्यान से देखिए, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। कहाँ से? जब हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, 10 की पावर -12, -11। अब आप ये मत देखिएगा कि 12 से 11 हो रहा है, 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो घट रही है, घट नहीं रही, ये माइनस में घट रही है। इसका मतलब हुआ कि वेवलेंथ इनकी बढ़ रही है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है घट रही है। ठीक है, यानी जब हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इनकी घटती है और वेवलेंथ बढ़ती है। एक शब्द और है, एनर्जी। एनर्जी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और वेवलेंथ के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। जिससे क्या होता है कि गामा रे से जब हम रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, तो एनर्जी जो है रेडिएशन का, उस रे की एनर्जी धीरे 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 घटने लगती है। ठीक है, जैसे गामा रे की यहाँ रेडिएशन की एनर्जी 1.2 10 की पावर 8 था, यहाँ 1.2 10 की पावर 7, देख रहे हैं, 8 से 7 हुआ, फिर 12,000 आ गया, फिर 310 आ गया, 150 आ गया, 0.12 आ गए, 0.0012 आ गए, सब किलो जूल प्रति मोल में इनकी एनर्जी यहाँ लिखी गई है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो गामा रे होती है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। फिर एक्सरे जो होती है, इनकी एनर्जी गामा रे से थोड़ी कम होती है और वेवलेंथ थोड़ी इनकी ज्यादा होती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा होगा कि जब आप एक्सरे करते हैं, जो एक्सरे करते हैं उसमें जो आपका जब एक्सरे किया जाता है, तो बहुत नजदीक कर किया जाता है। जैसे आप जिस पार्ट का एक्सरे करना होता है, उसको एक्सरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास ले जाके करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करके और आयोनाइज का काम करता है। एक्सरे, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन किससे, गामा से कम होती है। गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, गामा रेडिएशन निकलती कहाँ है? गामा रेडिएशन जैसे कोई न्यूक्लियर विस्फोट फ्यूजन हुआ, या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा रे निकलती है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, बहुत हार्मफुल होती है। अब इसमें आ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट में, क्या होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करते हैं। इंफ्रारेड में क्या होती है, इसकी एनर्जी और कम हो जाती है, ये मॉलिक्यूल में केवल वाइब्रेशन करवा सकते हैं, और माइक्रोवेव केवल केवल रोटेशन करवाते हैं। जो रेडियो वेव होती है, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है इनकी एनर्जी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले तो, अब तो अब भी है, लेकिन अब कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। रेडियो वेव जैसे एफएम पकड़ाते थे, तो एफएम पकड़ाते थे तो कई किलोमीटर दूर से उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती थी, तो उससे क्या होता था कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती थी, इस वजह से फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती थी, लेकिन एनर्जी बहुत कम होती है, तो उतना ज्यादा कोई प्रभाव उसी पर नहीं पड़ता होगा। इंफ्रारेड रे में आप लोग देखे होंगे पहले, क्या पहले तो था, अब तो कम हो गया। टीवी का रिमोट होता था, अब तो एसी में, एसी वाला रिमोट जो आप देखते होंगे, वो दूर से काम करता है, लेकिन ज्यादा दूर चले जाने पर उनका काम करना बंद कर देता है। किस पर काम करती है, आईआर। उसमें जो आप टीवी वाला या एसी वाला रिमोट देखे होंगे, उसमें छोटी सी लाइट जलती है, वो किस पर, आईआर पर आधारित है, बेस है। ठीक है, आईआर पर है। और विजिबल, अभी एक छोटा सा पोर्शन है विजिबल, जैसे आपने अभी देखा कि 400 से 800 नैनोमीटर में मीटर की रेंज को भी विजिबल कहते हैं। ठीक है, विजिबल मतलब ये हुआ कि रेडिएशन तो
गामा रे से रेडियो वेव तक है, लेकिन सारी रेडिएशन हमको नहीं दिखाई देती है। हमको रेडिएशन वही दिखाई देगा जो 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में होगा। यानी कि जो हम आसपास चीजें कुछ भी जो देख पा रहे हैं नॉर्मल अपनी आंखों से, बिना किसी लेंस या माइक्रोस्कोप यूज किए, नॉर्मल अपनी आंखों से जो हम लाइट सब कुछ देखते हैं, जो भी दिखाई देती है वो विजुअल रेंज में आती है। उनका रेंज 400 लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। इसमें वायलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ये सारे कलर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि विजुअल की रेंज 400 से 800 नैनोमीटर होती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आ, किस कलर से, मान लीजिए ब्लू है, इस कलर जो दिखाई दे रहा है ब्लू, वो कितने कितने उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। जैसे 400 से 500 के बीच में वायलेट और ब्लू दिखाई दे रहा है, 600 से 700 के बीच में ऑरेंज और रेड दिखाई देता है, ये भी पूछ सकता है। फिर इसमें से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में गामा रे, एक्स रे, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव दे देगा। उससे पूछ लेगा किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो गामा रे की सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम एनर्जी किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, कॉस्मिक रे या गामा रे रहेगा तो गामा रे लगा दीजिएगा। ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन अगला बन सकता है कि कौन से रेडिएशन बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होते हैं। एक्सरे यूज किया जाता है। कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो कौन से हम रेडिएशन यूज करते हैं, तो यूवी का यूज किया जाता है। फिर कौन सा रेडिएशन मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, इंफ्रारेड करता है। कौन सा रेडिएशन मॉलिक्यूल में रोटेशन क्रिएट करता है, तो माइक्रो क्रिएट करता है। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप स्लाइड से पूछ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला स्लाइड हम देखेंगे आगे, फिर और क्या क्या चीजें हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और कोई कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है। आगे फिर हम देख लेंगे।